हेलो बच्चों। तो आज का हमारा टॉपिक है स्फेरिकल मिरर। देखो, मिरर क्या होता है, कैसे बनाया जाता है, ग्लास की हेल्प से कैसे मिरर को डिजाइन करते हैं। सिंपल, हमारे पास पहले कांच होता है, ग्लास होता है, उसके पीछे सिल्वर की कोटिंग करते हैं, फिर पेंट करते हैं। तो पेंट क्यों करते हैं, उसके पीछे का लॉजिक्स भी हम समझ चुके थे। और स्फेरिकल मिरर हम कैसे बनाते हैं उसका भी थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू हमें मिल चुका था। आज के लेक्चर में हमें क्या करना है, हमें आज के लेक्चर में ये सीखना है कि स्फेरिकल मिरर्स में यूज होने वाले टर्म्स कौन कौन से और उनकी बेसिक डेफिनेशंस क्या है। जैसे स्फेरिकल मिरर जब हम पढ़ेंगे तो उसमें सेंटर होता है, पोल होता है, फोकस होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो उन सब का यूज क्या है, ठीक है, और उनकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या है, वो आज हम कवर करेंगे। और रे डायग्राम्स का इंपॉर्टेंस समझेंगे कि रे डायग्राम का फिजिक्स में या इसमें हमें इंपॉर्टेंस क्या मिलेगा। रे डायग्राम आप प्लॉट करके आप करोगे क्या, रे डायग्राम ड्रॉ करके आपने क्या कर लिया, और रे डायग्राम्स को ड्रॉ करने के स्टेप्स क्या हैं, कैसे आप रे डायग्राम्स को ड्रॉ करते हैं। 3 स्टेप में आप आराम से रे डायग्राम कोई भी ड्रॉ कर सकते हैं, कहीं का भी। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है हमारा स्फेरिकल मिरर। देखो, स्फेरिकल मिरर के लिए क्या क्या हमने पिछले टर्म तक कर लिया था कि स्फेरिकल मिरर क्या होता है। मान लो एक हॉलो ग्लास है, ठीक है, ऐसे समझो ये एक हॉलो स्फेरिकल ग्लास है, एक हॉलो स्फेरिकल ग्लास है। अब करना क्या है, इस स्फेरिकल ग्लास में से कुछ पोर्शन हमने ऐसे कट करके निकाल दिया था। जो पोर्शन कट करके निकाला था उसको नाम दिया था एमएन। और जैसे इस तरीके से कट करके निकाला था तो दो तरह के मिरर हमने बनाए थे। एक में हमने बोला था कि इसका जो बाहर वाला सरफेस है उसको अगर पेंट कर दिया जाए, और दूसरे में बोला था कि अगर हम क्या करें, इसका अंदर वाला जो सरफेस है उसमें सिल्वर और पेंट लगा दें। तो ऐसे दो तरह के मिरर बनते हैं। इस टाइप का जो मिरर बनता है उसको कहते हैं कॉनकेव, और इस टाइप का जो मिरर बनता है उसको कहते हैं कॉन्वेक्स, ठीक है। अब इसमें हमें कुछ टर्म्स को पढ़ना पड़ेगा। टर्म्स को पढ़ना क्यों पड़ेगा उसका इंपॉर्टेंस पहले समझ लेते हैं। जैसे मान लो तुम कई नई प्लेस में गए, जैसे मान लो कोई आउटसाइडर है, वो मोरबी में आता है, तो सबसे पहले क्या करता है, जो मोरबी में फेमस एरिया है उनकी पोजीशन को वो लोकेट कर लेता है कि वो है कहाँ कहाँ पे। जैसे दरबारगढ़ कहाँ पर है, येरावापा रोड कौन सा है, ये सारी चीजें वो क्या करता है, वो अपने दिमाग में इन चीजों के लिए इमेजिनेशंस बैठा लेता है कि यहाँ पर ये चीज है, यहाँ पर ये चीज है। उसका फायदा क्या होता है कि उसको किसी एड्रेस पे अगर जाना होता है तो इन्हीं फेमस लोकेशंस का यूज करके वो एड्रेस को बचा पाता है। जैसे हम कह सकते हैं कि मान लो कि हमें बताने की हमारी कोचिंग कहाँ पर है, तो हम कहेंगे कि रावपा रोड के पास है, कैनाल चौकड़ी के पास है। तो आपको अगर एड्रेस बताना है तो आप इन रेफरेंस का यूज करते हो। तो यही हम कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर में जानने चाह रहे हैं कि ये रेफरेंस हम जो यूज करेंगे वो कौन कौन से हैं और वो रेफरेंस पॉइंट कहाँ कहाँ पर होंगे। देखो चलो इसको स्टडी करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। पहली बात, ये जो मिरर मैंने काटा है, दिस मिरर इज अ पार्ट ऑफ स्फीयर। ये जो मिरर मैंने काट के निकाले हैं ये इसी स्फीयर का पार्ट है ना। और अगर ये स्फीयर है तो स्फीयर का एक सेंटर होना चाहिए, ठीक है। मतलब सिंपल कह सकते हैं कि अगर देखो ये स्फीयर था, स्फीयर में से इतना पोर्शन मैंने काट के निकाल दिया, तो इसके सेंटर पे थोड़ी ना कोई फर्क पड़ेगा, सेंटर तो अभी भी वही रहेगा। मतलब जो इस पूरे स्फीयर का सेंटर था वही इन कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर का भी सेंटर होगा। तो जो मिरर का सेंटर, जैसे मिरर जिस स्फीयर से काट के निकाला गया होता है, द स्फीयर हैज अ सेंटर एंड द सेंटर इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। मिरर को जिस स्फीयर में से काट करके निकाला गया है, द स्फीयर इटसेल्फ हैज अ सेंटर। इस स्फीयर का एक सेंटर होता है, इस सेंटर को कहा जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। जैसे इसको बनाते कैसे, मान लो ये कॉनकेव मिरर है, ठीक है, तो कॉनकेव मिरर कुछ ऐसा रहा। अब ये कॉनकेव मिरर क्या रहा होगा, सोचो ये बड़े से स्फीयर का पार्ट है, ऐसे पूरा एक बड़ा सा स्फीयर है, तो उस बड़े से स्फीयर का एक सेंटर होगा और वो सेंटर यहीं पर तो लाई करेगा। और थोड़ा दिमाग लगा के ऐसे भी सोच सकते हो कि अगर राउंडर यहां रख करके तो ऐसे आर्क बना सकते हैं, मतलब ऑब्वियस सेंटर मुझे यहीं पर रखना पड़ेगा। कॉन्वेक्स में सोचो तो कॉन्वेक्स में क्या है, जो अगर हम इसका देखें तो इसका अंदर वाला पोर्शन पेंट करना है। ये देखो इसका अंदर वाला पोर्शन ऐसे पेंट कर दिया, ठीक है। अब ये आर्क बनाने के लिए सोचो तुम्हें सेंटर कहां पर चाहिए, तो तुम्हें राउंडर का यहां पर पॉइंट रख करके और ऐसे ड्रॉ करना होगा। मींस दिस स्फीयर हैज अ सेंटर एंड द सेंटर इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस सेंटर को पढ़ते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है।
चलो इसकी डेफिनेशन नीचे आपको आ ही रही होगी, वहां से आप डेफिनेशन इसको नोट कर लीजिए, इसकी डेफिनेशन क्या होती है हम समझते चलते हैं कि प्रॉपर डेफिनेशन के साथ में। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर तो हमें समझ में आ गया कि मिरर को एक सेंटर से, एक स्फीयर में से काट के निकाला गया होगा। द स्फीयर हैज अ सेंटर एंड द सेंटर इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। कर्वेचर मतलब ये कर्व का पार्ट है, इसलिए इसको कर्वेचर बोला जा रहा है। देखो दूसरी चीज क्या होती है, ये जो मिरर है ना, इस मिरर का मिड पॉइंट होता है। जैसे मान लो ये मिरर मैंने एम एन कट किया है, तो ऊपर वाला हो गया एम, नीचे वाला एन, ये ऊपर वाला एम, नीचे वाला एन। तो जो एम एन है बच्चे, इस एम एन का एक मिड पॉइंट होगा, इस पूरे मिरर का एक मिड पॉइंट होगा। द मिड पॉइंट इज नोन एज पोल, यानी जो भी इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, the reflecting surface has a center and the center is known as pole। पोल का इंपॉर्टेंस ध्यान से फिर से समझ लेना। ये हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, सिर्फ यही सरफेस है जो रिफ्लेक्शन का काम कर रहा है, क्योंकि यहीं पर हमने सिल्वरिंग की है, तो यही वो सरफेस है जो रिफ्लेक्शन का काम कर रहा है। तो अगर ये सरफेस रिफ्लेक्शन का काम कर रहा है और मैं इस सरफेस का मिड पॉइंट लिखूं, द मिड पॉइंट इज नोन एज पोल। ठीक है, ओके। तो इसके लिए पोल की डेफिनेशन क्या लिखी जाती है, द मिड पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज नोन एज पोल। और इसमें कई बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऐसे हो सकते हैं कि बताओ बेटा सेंटर और पोल में क्या डिफरेंस है, सेंटर और पोल में क्या डिफरेंस है। कई बार कहा जाता है कि सेंटर जो है ये मिरर का सेंटर है, पोल जो है ये भी मिरर का सेंटर है। तो दोनों में डिफरेंस को समझ लो कि अगर मान लो मैं ये कहूं कि ये पूरा एक मिरर है, तो इस मिरर में यहां पर जो पॉइंट होगा, जैसे ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, मान लो एम, मान लो एन, तो एम एन के बीच में यहां पर जो इसका मिड पॉइंट होगा, दिस मिड पॉइंट इज नोन एज पोल, इसको पोल कहोगे। और देखो इसको एक सर्कल बनाओ, देखो एक पूरा ऐसा सर्कल बन रहा है, दिख रहा है। इस सर्कल का यहां पर कहीं सेंटर होगा, मतलब जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है मिरर का, वो मिरर के बाहर लाई करता है, लेकिन जो पोल होता है वो मिरर के ऊपर ही लाई करता है। तो ध्यान से सुनना, कई बार ऐसा कहा जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नॉट अ पार्ट ऑफ मिरर, ये मिरर का पार्ट नहीं है, इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ मिरर। अब होता क्या है, ये मिरर का पार्ट नहीं है, लेकिन जो पोल होता है ये मिरर के ऊपर ही लाई करता है, तो ये जो होता है इट्स अ पार्ट ऑफ मिरर, ये मिरर का एक पार्ट होता है। ठीक है, तो पोल और सेंटर हम समझ गए। पोल जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस का मिड पॉइंट होता है उसको पोल कहते हैं। सेंटर मिरर जिस सर्कल में से काट के निकाला गया होता है, उस सर्कल का एक सेंटर होता है, एंड द सेंटर इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर मिरर के बाहर होता है, वो मिरर का पार्ट नहीं होता, लेकिन जो पोल होता है वो मिरर का पार्ट होता है। अब तीसरी चीज हमें जो सीख रही है वो क्या, सोचो जरा, अगर मैं सेंटर से सरकमफ्रेंस की डिस्टेंस को काउंट करूं, सेंटर से सरकमफ्रेंस के डिस्टेंस को काउंट करूं, तो इसको कहा जाता है रेडियस। सेंटर से अगर सरकमफ्रेंस तक चल के जाओगे तो उसको क्या कहा जाता है, रेडियस। मतलब मैं ये कह सकता हूं, देखो यहां सी से पी तक के डिस्टेंस को देखो, सी से लेकर के पी तक के डिस्टेंस को देखो, तो इस डिस्टेंस को कहा जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। जैसे इस सेंटर को कहा गया था सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऐसे इस रेडियस को कहा जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। कर्वेचर इसलिए क्योंकि वो एक कर्व का पार्ट है। ठीक है, ओके। तो दोनों में डिफरेंस को अच्छे से समझ लो। इस सर्कल का अपना सेंटर होता है, उस सेंटर को कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। मिरर जो होता है उसका रिफ्लेक्टिंग पार्ट है, रिफ्लेक्टिंग पार्ट का मिड पॉइंट होता है, मिड पॉइंट को कहा जाता है पोल। पोल और सेंटर के बीच की एक डिस्टेंस होती है, जिस डिस्टेंस को कहा जाता है रेडियस, और पूरा लिखा जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ये तीन चीज हमें समझ में आई। उसके बाद एक थोड़ा सा डिफरेंस समझेंगे। एक ऐसी लाइन जो सेंटर और पोल से पास करती है उसको कहा जाता है प्रिंसिपल एक्सिस। अ लाइन पासेस थ्रू सेंटर एंड पोल इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। तो कई बार बच्चों के दिमाग में आता है कि सर अभी आपने बोला कि सेंटर से लेकर के पोल तक रेडियस है, अब आप कह रहे हो कि सेंटर से पोल तक जो लाइन पास कर रही है वो ये प्रिंसिपल एक्सिस है। तो दोनों में क्या डिफरेंस है, तो दोनों में बेसिक डिफरेंस ये आ जाता है, एक लाइन है और दूसरी लाइन सेगमेंट है। देखो लाइन और लाइन सेगमेंट में अगर हम डिफरेंस समझे तो लाइन सेगमेंट क्या होती है, एक फाइनाइट लेंथ होती है। जैसे मार्कर की एक लेंथ है,
तो ये लाइन का एक सेगमेंट है। लेकिन अगर ये लाइन होती ना तो लाइन कैन बी इंक्रीज इन बोथ साइड, दोनों साइड ऐसे बढ़ा सकते हो। अब इसी चीज को यहां लगाओ, देखो जो रेडियस होता है, रेडियस सेंटर और पोल के बीच की डिस्टेंस होती है, इसको आप बढ़ा नहीं सकते, ये चीज आप नहीं इंक्रीज कर सकते, रेडियस फिक्स है। लेकिन अब मैं कह रहा हूं प्रिंसिपल एक्सिस इज अ लाइन ज्वाइनिंग सेंटर एंड पोल। प्रिंसिपल एक्सिस एक लाइन होता है जो पोल और सेंटर को ज्वाइन करता है। दिस लाइन कैन बी इंक्रीज अप टू पॉजिटिव इनफाइनाइट एंड नेगेटिव इनफाइनाइट, इसको दोनों साइड में से बढ़ा सकते हो। तो दोनों में डिफरेंस को समझना, जो रेडियस है वो एक लाइन सेगमेंट है, ध्यान से समझ लेंगे, रेडियस जो है ये एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है, और जो ये प्रिंसिपल एक्सिस है ये एक लाइन है। तो प्रिंसिपल एक्सिस लाइन होने का मतलब उसको तुम क्या कर सकते हो, पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शंस में इंक्रीज कर सकते हो। फटाफट सारे डेफिनेशन हम क्लियर कर ले। सर्कल जो है, इस सर्कल का एक सेंटर होगा जिसमें से मिरर काटा गया है, उस सेंटर को हम कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। मिरर का जो मिड पॉइंट होगा, मिड पॉइंट को अपन कहेंगे पोल, ठीक। मिरर ये रहा, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो मिड पॉइंट होता है दैट मिड पॉइंट इज नोन एज पोल। पोल से लेकर के सेंटर तक की जो डिस्टेंस होती है, पोल से लेकर के सेंटर तक की डिस्टेंस को अपन कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। दूसरा, अगर हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, तो प्रिंसिपल एक्सिस की क्या डेफिनेशन लिखते हैं, अ लाइन ज्वाइनिंग सेंटर एंड पोल इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। लाइन ज्वाइनिंग सेंटर एंड पोल इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। एक ऐसी लाइन जो सेंटर और पोल को ज्वाइन करती है, उस लाइन को कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस एक लाइन है, लाइन है मतलब इसको आगे पीछे आप बढ़ा सकते हो, बट रेडियस एक लाइन सेगमेंट है, इसको तुम आगे पीछे इंक्रीज नहीं कर सकते। सारी डेफिनेशंस हमें एक्चुअल में याद हो गई और सारी डेफिनेशन नीचे आपको डिस्प्ले होती गई होगी साथ साथ में। देखो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं चीजों को लेकर के। बच्चों के दिमाग में कई बार होता है कि सर ये रहा मिरर, कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर जो होता है, एक लाइन आप ड्रॉ कर दो और पीछे पेंट कर दो, कॉनकेव मिरर बन जाएगा, कॉन्वेक्स मिरर बन जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर ये सिर्फ आपके बुक का रिप्रेजेंटेशन है, बुक या कॉपी पे आप ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, बट मिरर एक्चुअल में 3D चीज होती है, 3 डायमेंशन होते हैं उसको। अब ये चीज थोड़ी सी विजुअलाइजेशन में आएगी। विजुअलाइजेशन ऐसे सोचो, सपोज करो आप क्या करो, क्रिकेट खेल रहे हो, क्रिकेट खेलने में वो जो रबर वाली बॉल होती है ना, जो अंदर से खाली होती है, वो रबर वाली बॉल को तुम यूज कर रहे हो क्रिकेट खेलते में। अब वो रबर वाली बॉल क्या है, क्रिकेट खेलते 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 फट जाए, फटने के बाद से उसका एक छोटा सा पोर्शन अलग हो जाए। अब जरा दिमाग में सोचिए कि वो छोटा सा पोर्शन कैसा दिखाई देगा। तो ध्यान से सुनना समझना। मान लो मैं खेल रहा था और ये बॉल थी हमारी, स्फीयर है, स्फीयर है और अंदर खाली है मतलब हॉलो है, ठीक। अब ये जो स्फीयर है, इस स्फीयर में से सपोज करो कि ये पोर्शन ऐसे कट गया, ऐसे फट करके बाहर निकल गया, बॉल से इतना बॉल जो है वो फट करके बाहर निकल गया। तो ये जो शेप दिखेगा ना, वो शेप एक्चुअल में आपको कुछ ऐसा दिखेगा। ध्यान से सोच के देखो कि तुम्हें जो शेप दिखाई देगा वो शेप कुछ ऐसा दिखेगा। तो मिरर जो होता है ना, मिरर एक्चुअल में ऐसे होते हैं। मिरर 2D नहीं होता, मिरर जो होता है वो 3D शेप होती है। आप अगर उसको मिरर को जानना चाहो तो आप अपने दोनों हाथों को ऐसे ज्वाइन करके देख सकते हो, ऐसा होता है मिरर, ठीक है। अब इसमें एक चीज, मिरर में एक चीज तो समझना आपको बहुत जरूरी है, वो क्या है, देखो ये जो छोटा सा पोर्शन मैंने काट के निकाला ना, ये एक बड़े से स्फीयर कैसे पार्ट रहा होगा, ये बड़ा सा एक स्फीयर रहा होगा, उसका एक पार्ट रहा होगा, जो भी इसका सेंटर और कर्वेचर जो आएगा वो भी। मान लो अगर मैं रिप्रेजेंट करना चाहूं तो मैं देख सकता हूं कि इस सर्कल का सेंटर यहां पर होगा, ये वाला पॉइंट पोल होगा और ये पीछे का पोर्शन जो होगा ये पेंटेड होगा, ठीक। लेकिन ये वाले सर्कल के बारे में क्या कहोगे? देखो अगर इसको देखना है तो आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, जैसे वो कटोरी होती है ना खाना खाने के लिए, उस समय कटोरी में क्या होता है, एक अंदर स्फीयर होती है और एक बाहर का सर्कल होता है, ठीक है। तो ये बाहर वाला वो सर्कल है, इसके बारे में क्या हम आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं या इसका क्या इंपॉर्टेंस है? तो इसका इंपॉर्टेंस जरा ध्यान से सुनो। इसका जो डायमीटर होता है ना, ये जो सर्कल देख रहे हो, इस सर्कल का जो डायमीटर होगा, ऐसे ही तो होगा ये वाला डायमीटर, इस डायमीटर को कहा जाता है अपर्चर। ये जो डायमीटर है इसको कहा जाता है
अपर्चर। तो अपर्चर का इंपॉर्टेंस क्या है, उसका मीनिंग क्या है, जरा उसको समझने की कोशिश करते हैं। मैंने क्या किया, यहां पर एक छोटा सा मिरर बनाया है। ऐसे ही सोचो मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर थोड़ा सा एक बड़ा मिरर बनाता हूं, ठीक है। अब ये कह सकते हैं कि ये वाला जो नीचे वाला मिरर है ना, इस मिरर का जो अपर्चर है वो ज्यादा है। इस वाले मिरर का अपर्चर ज्यादा है, इस वाले मिरर का अपर्चर कम है। तो क्या फर्क पड़ जाएगा, अपर्चर कम या ज्यादा होने से फर्क क्या पड़ेगा? तो फर्क देखिए क्या होगा। मान लो यहां से लाइट रेज आ रही है, इस तरीके से गिर रही है, ठीक है, ऐसे गिर रही है। इसमें भी ऐसे ही लाइट रेज आ रही है, ठीक है। आपको तुरंत इसमें डिफरेंस दिख जाएगा कि दोनों में क्या डिफरेंस है। ये क्या करेगा, बहुत कम नंबर ऑफ लाइट रेज को अपने अंदर आने देगा, लेकिन ये क्या करेगा, ज्यादा नंबर ऑफ लाइट रेज को अपने अंदर आने देगा। यहां से क्या होगा, लेस नंबर ऑफ लाइट रेज गेट्स रिफ्लेक्टेड, और यहां पर क्या होगा, मोर नंबर ऑफ लाइट रेज गेट्स रिफ्लेक्टेड। तो यहां दोनों में डिफरेंस को समझ लीजिए। दोनों में डिफरेंस क्या है, तो दोनों में बेसिक डिफरेंस आया अपर्चर का। अपर्चर मतलब होता है, आप ऐसे समझ सकते हो, कितनी ओपनिंग है, कितना खुला हुआ है। अपर्चर क्या होता है, उसको एक चीज से और समझने की हम कोशिश करेंगे। जैसे एक टर्म और समझो, मान लो मेरे पास ऐसे दो चश्मे हैं, ठीक है। एक ये वाला ग्लास देखो, एक ये ग्लास है हमारे पास, और एक इस ग्लास के बारे में देखो। दोनों के बारे में डिफरेंस को समझो। देखो, अगर मान लो मैं कहूं ये एम एन मिरर मान लो अभी इसको, ठीक है। तो इसमें जो लाइट रेज का एक्सेप्टेंस होगा ना, ऐसे लाइट रेज इसमें जो इंटर करेंगी वो लाइट रेज ज्यादा इंटर करेंगी, लेकिन इसमें जो लाइट रेज इंटर करेंगी वो कम होंगी। तो कहा यह जाता है कि जो इसका डायमीटर होगा, ये बाहर वाले सरफेस का जो डायमीटर होगा, उस डायमीटर को कहा जाता है अपर्चर। यानी अपर्चर ये बताता है कि कितनी ज्यादा लाइट रेज या कितनी कम लाइट रेज होंगी जो आपके मिरर में इंटर कर सकती हैं, ठीक है। तो अपर्चर की डेफिनेशन भी हमें क्लियर हो रही है। अपर्चर क्या होता है, अपर्चर बताता है कि ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो शेप होता है, अगर ऊपर का देखो तो वो स्फेरिकल होता है, एंड दैट स्फेरिकल सरफेस हैज अ डायमीटर, एंड द डायमीटर इज नोन एज अपर्चर। इसी डायमीटर को हम कहते हैं कि वो अपर्चर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं चीजों को लेकर के। अब एक छोटा सा पॉइंट और लेके आते हैं। हमें फोकस के बारे में समझना है, फोकस क्या होता है, प्रिंसिपल फोकस क्या होते हैं, उनके बारे में डिफरेंस को समझना होता है। देखो, एक चीज हमने इसके पहले वाली टर्म पे पढ़ रखी थी। क्या पढ़ा था कि अगर मान लो एक मिरर है, सपोज करो कॉनकेव है ये रहा, और सपोज करो ये कॉन्वेक्स है। तो कॉन्वेक्स में जो सेंटर होगा, सेंटर तो इधर लाई करेगा, और कॉनकेव में जो सेंटर होगा वो सेंटर आगे लाई करेगा। तो कई बार ऐसा बुक्स में लिखा होता है कि इन कॉनकेव मिरर द सेंटर लाइज इन फ्रंट ऑफ मिरर, while in convex the center lies behind the mirror। तो ध्यान रखना है, कॉन्वेक्स में सेंटर पीछे होता है, कॉनकेव में सेंटर आगे होता है। और आप कभी कंफ्यूज भी नहीं होंगे, बहुत सिंपल सी चीज है। आप सोचो ये आर्क कैसे बनाओगे, तो ऑब्वियस राउंडर आपको यहां रखकर कैसे बनाना पड़ेगा, इसमें राउंडर यहां रखकर कैसे बनाना पड़ेगा। तो ऑब्वियस का और कोई ऑप्शन नहीं है। आप गलती से अगर इसका सेंटर यहां बना दोगे तो थोड़ा सोच के देखो, क्या यहां राउंडर रख करके ऐसा शेप बना सकते हो क्या? ऑब्वियस है, नहीं बन सकता। तो इसका सेंटर आपको इधर ही ड्रॉ करना होगा। तो अगर आपसे कभी मिस्टेक हो भी जाए तो आप उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे, कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम इसमें नहीं आता। देखो, अब इस लाइन को कहा गया था प्रिंसिपल एक्सेस। ध्यान से सुनो, मान लो मैं ऐसे एक लाइट रे लेकर के आ रहा हूं। अब मैं आपसे पूछूं कि ये लाइट रेज कैसी है, तो आप बोलोगे दिस लाइट रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सेस। अब मुझे बताओ, प्रिंसिपल एक्सेस का तुमने रेफरेंस यूज किया या नहीं किया? जैसे हमने स्टार्टिंग में क्या बोला था कि अगर आप मोरबी में हो तो आप क्या करते हो, कुछ प्लेसेस के आप क्या करते हैं, उसकी एड्रेस को आप आइडेंटिफाई कर लेते हो कि ये प्लेस है, ये प्लेस है, ये प्लेस है, और उसी के रेफरेंस में बाकी एड्रेसेस को आप देखना स्टार्ट करते हो। तो वही चीज हम यहाँ देख रहे हैं। इसमें हम क्या कर रहे हैं, जैसे ये वाले को हमने ले लिया था, ये प्रिंसिपल एक्सेस है, ठीक। तो ये जो लाइट रे आ रही है, अब इसको एड्रेस अगर मुझे करना है कि लाइट रे कैसी आ रही है, कहां जाएगी, तो मैं इसको एड्रेस कर रहा हूं, दिस लाइन इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सेस। ये प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल आ रही है। सेम चीज यहां देखो,
ये जो लाइट रे ऐसे आ रही है तो मैं बोलूंगा दिस लाइट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, फिर जो मिरर है, मान लो मिरर एम एन, मान लेते हैं मिरर एम एन। द मिड पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज नोन एज पोल। जो इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस का मिड पॉइंट होता है उस मिड पॉइंट को हम कहते हैं पोल। ठीक, अब क्या बताया था इसमें काम कैसे करना है। तो लाइट रेज अगर कहीं भी इंसिडेंट होती है तो सबसे पहला काम करना होता है नॉर्मल ड्रॉ करना। तो सपोज करो मैंने ऐसे नॉर्मल ड्रॉ किया, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बन रहा है आई। तो इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस ऊपर बना है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहां बनेगा, नीचे। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यहां नीचे बनेगा, लाइट रेज यहां कहीं कट करेंगे। जिस पॉइंट पर कट करेंगे उस पॉइंट को कहा जाता है फोकस। जिस पॉइंट पे कट करेंगे उस पॉइंट को कहा जाता है फोकस। ऐसे यहां देखो, मान लो मैंने ये एक इंसिडेंट लाइट रे ऐसे आकर के गिर रही है, तो सबसे पहले ऐसे मैंने नॉर्मल ड्रॉ किया। ठीक है, ऐसे नॉर्मल ड्रॉ किया तो ये वाला जो बना एंगल इसको कहोगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। और वो एंगल ऑफ इंसिडेंस कहां बना है, नीचे। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहां बनेगा, ऊपर। तो इस लाइट को ऐसे ऊपर जाने दो, ऊपर जाएंगे, मान लो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बन गया। और उसमें मिला मत देना, ठीक है, ऊपर वाले डायग्राम में फिर कहोगे कि सर गलत करते हो आप। देखो, मान लो ऐसे लाइट रे गई और ये वाला एंगल बन गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब क्या होगा, ये वाला जो पॉइंट है इसको जरा पीछे खींचा गया था, तो पीछे खींच करके एक पॉइंट पे मिलाते हैं, उसको कहते हैं फोकस। ध्यान से सुनना है इन चीजों को। यहां पर लाइट रेज सच में फोकस से पास कर रही हैं, और यहां पर जो लाइट रे है इट अपीयर्स टू पास बाय फोकस। ये लाइट रे ऐसे गई और रियलिटी में तो ऐसे चली गई, ये कभी फोकस से पास नहीं की है। लेकिन जब हम यहाँ पर देखते हैं ना, जैसे आंखें ऐसे बना देता हूं मैं, आंखें यहाँ पर ऐसे जब आंखें यहाँ पर होंगी और इसको देखेंगे तो ये लाइट रेज तुम्हारी आंखों में इंटर करेगी और तुम्हें ऐसा लगेगा कि लाइट जो है ना वो यहां से आ रही है। ध्यान से इस बात को समझ लेना। कभी भी हमें ये चीज पता नहीं चलता है कि जो लाइट रेज मुझ तक आ रही है वो बेंड होकर के आ रही है, सीधा आ रही है, कैसे आ रही है, ये चीज हमें कभी पता नहीं चलती। हमें हर चीज सीधा दिखती है। जैसे देखो, इसके लिए आइडेंटिफिकेशन और भी आप कैसे ले सकते हो। मान लो मैं कहूं कि आपको जैसे टाइल्स होती हैं, ठीक है, टाइल्स में आप यहां पर खड़े हो और ऊपर कैसे बल्ब लगा हुआ है, ऊपर यहां पर एक लाइट बल्ब है। तो क्या होता है, आपको इस लाइट बल्ब का रिफ्लेक्शन यहां नीचे दिखता है, तो आपको ऐसा सिर्फ फील होता है कि लाइट रेज जो है ना वो नीचे से आ रही है। लेकिन एक्चुअल में वो लाइट रेज क्या से आ रही होती हैं, वो लाइट रेज यहां गिर रही होती है और गिरने के बाद तुम्हारी आंखों तक इंटर करती है। लेकिन तुम इसी रिफ्लेक्टेड रे को पीछे बढ़ाओ और यहां पर लगता है कि तुम्हारी क्या बनी हुई है, इमेज बनी हुई है। तो ध्यान देना, लाइट एक्चुअल में ऐसे आई है, यहां से आई है, यहां पर पड़ी है, फिर तुम्हारी आंखों में इंटर की है। लेकिन हमें ऐसा फील होता है कि जो इमेज है ना, जो बल्ब है वो टाइल्स के नीचे है, तो वो रियलिटी नहीं होती है। इस टाइप की इमेज को कहा जाता है वर्चुअल इमेज। इस चीज को हम आगे डिस्कशन में लेंगे कि इसको वर्चुअल इमेज कैसे कहते हैं, रियल इमेज क्या होती है। बस इसको समझना भी वैसे से कि प्रिंसिपल एक्सिस से आने वाली लाइट रेज थी, प्रिंसिपल एक्सिस से आने वाली लाइट रेज थी, यहां पर ये फोकस से पास कर रही है और यहां पर इट अपीयर्स टू पास बाय फोकस। ये रियलिटी में फोकस से पास नहीं कर रही है, जस्ट अपीयरेंस है, आपको ऐसा लगेगा वो फोकस से पास कर रही है। तो अब इसमें डेफिनेशंस के साथ साथ क्या हमें कवर करना है उसे देखो। ये मार्कर ना गिरे तो मेरा दिन नहीं बनता है। देखो, फोकस की डेफिनेशन क्या लिखते हैं, फोकस की डेफिनेशन ये लिखते हैं, लाइट रेज दैट आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। वो लाइट रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हैं। आफ्टर रिफ्लेक्शन इट कन्वर्ज एट अ पॉइंट। रिफ्लेक्शन के बाद देखो ये एक पॉइंट पर ऐसे कन्वर्ज होती है, या फिर कहा जाता है कन्वर्ज एट अ पॉइंट। तो कन्वर्ज कौन से केस में हो रहा है, तो ये वाला मिरर है कॉनकेव, तो या तो वो फोकस पे कन्वर्ज हो रही है या फिर ऐसा लगता है कि लाइट जैसे ऐसे पड़ी, ठीक है, और इसके बाद ये तो ऐसे ही डाइवर्ज होकर ऐसे फैल जाएगा और उसको पीछे मिलाओगे तो वो फोकस रहेगा। तो ऐसा आपको लगता है कि देखो आने वाली लाइट रेज जो है वो एक पॉइंट पर आ रही है, या फिर ऐसा लगता है कि ये जो ऐसे लाइट रेज निकल रही है ना वो यहां से निकल रही है। ठीक, देखो दोनों में डिफरेंस को समझो। इसमें ऐसा लगता है कि आने वाली लाइट रेज एक पॉइंट पर कन्वर्ज हो रही है, एक पॉइंट पर मिल रही है। इसमें क्या लगता है, आने वाली लाइट रेज ऐसे और ऐसे फैल गई
तो फैलने का मतलब इसको कहते हैं डाइवर्ज, पढ़ा था हमने इसको कहा जाता है डाइवर्ज होना। तो लाइट ऐसे फैलती है तो आपको लगता है कि लाइट जो है ना वो यहां से फैल रही है, फोकस से फैल रही है। तो फोकस की डेफिनेशन अपन लिखते हैं लाइट रेज विच आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट कन्वर्ज एट अ पॉइंट और अपीयर्स टू डाइवर्ज एट अ पॉइंट। ऐसा लगता है कि यहां से वो निकल के लाइट ऐसे फैल रही है, appears to diverge at a point. This point is known as principal focus. इस पॉइंट को कहा जाता है प्रिंसिपल फोकस। फिर से एक बार डेफिनेशन को ध्यान से समझ लेना। लाइट रेज थी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी, कन्वर्ज हुई एक पॉइंट पे, या फिर यहां लग रहा है कि ये जो लाइट रेज जैसे निकल रही है ना, से बाहर निकल रही है, लग रहा है कि ये इसी पॉइंट से निकल रही है। तो डेफिनेशन लिखते हैं अपन, लाइट रेज विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट कन्वर्ज एट अ पॉइंट और अपीयर्स टू डाइवर्ज एट अ पॉइंट, द पॉइंट इज नोन एज फोकस। ठीक, ओके। अब इसमें एक डेफिनेशन आती है फोकल लेंथ की, तो दोनों में डिफरेंस को समझिए। फोकस अलग है, फोकल लेंथ अलग है। फोकस जो होता है वो एक पॉइंट होता है और फोकल लेंथ जो होती है वो एक डिस्टेंस होती है। The distance between pole and focus is known as focal length. The distance between pole and focus is known as focal length and it is represented by small f. ये small f से represent करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, फोकस जो होता है ये एक पॉइंट होता है और जो फोकल लेंथ होती है ये एक डिस्टेंस होती है। तो दोनों में डिफरेंस रखिएगा। फोकल लेंथ क्या होता है? द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस इज नोन एज फोकल लेंथ। तो हमने लगभग इसकी सारी डेफिनेशन कवर कर ली। तो एक ही बार में सारी डेफिनेशन हम फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। क्या थी डेफिनेशन, देख लो। सबसे पहले हमने क्या बनाया, तो एक मिरर बनाया। कैसे मिरर बनाया? तो एक बड़े से स्फीयर में से इतना पोर्शन काट करके मिरर बनाया। इस स्फीयर का अपना सेंटर होगा जिसको हम कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस स्फीयर का अपना रेडियस होगा जिसको हम कहेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। और ये जो पार्ट mn मैंने काट के निकाला है, इस mn का एक मिड पॉइंट होगा। द मिड पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज नोन एज पोल। और इसी पोल से लेकर के सेंटर तक की डिस्टेंस को हमने क्या कहा था? रेडियस। ध्यान रहे, रेडियस एक लाइन सेगमेंट होती है, उसको आप घटा बढ़ा नहीं सकते, लेकिन एक ऐसी लाइन जो सेंटर और पोल से पास करती है, दैट लाइन इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। वो लाइन है तो उसको आगे पीछे हम बढ़ा सकते हैं, उसको कहा जाता है प्रिंसिपल एक्सिस। उसके बाद हमने क्या इसमें डेफिनेशन देखी कि m से लेकर के n तक को अगर देखा जाए, 3D में देखा जाए, तो मिरर 3D में कुछ ऐसा दिखता है। ये वाला पॉइंट m और ये वाला पॉइंट n। तो ये वाला जो सर्कल है, जो उसमें बाहर सर्कल होता है, जैसे हम लोग वो देखे थे कटोरी के बाहर का एक सर्कल होता है, इस सर्कल का अपना डायमीटर होता है और उस डायमीटर को हम कहते हैं अपर्चर। अपर्चर क्या बताता है? वो बताता है कि कितनी लाइट रेज का एक्सेप्टेंस हमारा जो मिरर है वो कर रहा है। उसके बाद हमने देखा इनफाइनाइट से लाइट रेज जो आती है पैरेलल आती है। बताऊंगा कैसे आपको। लाइट रेज जैसे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हैं, वो पैरेलल लाइट रेज जो होती है एक पॉइंट से पास करती है, उस पॉइंट को कहा जाता है फोकस। तो ध्यान रहे, फोकस एक पॉइंट है, फोकस से लेकर के पोल तक के डिस्टेंस को हमने कहा था फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ एक डिस्टेंस है। तो ये सारी डेफिनेशन हमने लगभग कवर कर ली। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। ओके, अब एक पॉइंट हमें डिस्कस करना है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ में रिलेशन क्या होता है। सॉरी, सेंटर ऑफ कर्वेचर कह रहा हूं, रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ में क्या रिलेशन होता है, उस रिलेशन को हमें फाइंड आउट करना है। देखो ध्यान से सुनिएगा, चीजों को थोड़ा सा आइडेंटिफिकेशन इसमें लेने की जरूरत है, थोड़ा दिमाग लगाना है हमें। मान लो एक मिरर है और ये हमने मिरर लिया कॉनकेव, ठीक। बीचों बीच जो लाइन पास कर रही है उसको हम कहेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। मेरे से कभी सीधी लाइन बन जाए तो बहुत अच्छी बात है, ना बने तो कोई बात नहीं। जो बीचों बीच लाइन पास करती है उसको हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो मिड पॉइंट होता है उसको कहते हैं पोल। इस सर्कल का अपना खुद का एक सेंटर होता है जिसको कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। और इनफाइनाइट से आने वाली लाइट रेज या जो प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल लाइट रेज होती हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के जो भी लाइट रेज पैरेलल होती हैं, वो आकर के एक पॉइंट पे कट होती हैं, उस पॉइंट को हम कहते हैं फोकस, ठीक है। फोकस से लेकर के पोल तक की डिस्टेंस को कहा जाता है फोकल लेंथ और रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल f से।
ध्यान से सुनना, फोकस को कैपिटल एफ से लिखते हैं, फोकल लेंथ को स्मॉल एफ से लिखते हैं। सेंटर से लेकर के पोल तक की जो डिस्टेंस होती है उसको लिखते हैं रेडियस। ठीक, ओके, ठीक 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 ठीक। ये पूरा बना कैसे है? तो ऑब्वियस है, मैंने कहीं ना कहीं ये नॉर्मल ड्रॉ किया होगा। नॉर्मल के बिना तो बन नहीं सकता। ये बना होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये बना होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, अब मुझे रिलेशन क्या निकालना है? मुझे रिलेशन निकालना है रेडियस और फोकस के बीच में। अगर कुछ बच्चों ने पहले पढ़ रखा होगा तो वो जानते हैं फोकस जो होता है मिड पॉइंट होता है इसका। ठीक, तो रिलेशन कैसे निकलेगा? चलो देखते हैं कैसे निकाल सकते हैं। ध्यान से सुनो, देखो ये z बन रहा है, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, देखा? तो ये वाला अगर एंगल I है तो ये वाला एंगल भी तो I बनेगा। अब एक ट्रायंगल पकड़ते हैं, जैसे मान लो ये वाले पॉइंट को नाम देते हैं A। एक ट्रायंगल लो छोटा सा, हम ट्रायंगल ले रहे हैं CAF। ऐसे हैं, ऐसे हैं और ये ऐसे है, ठीक है? यहां पर है C, ये F है, ये A है। देखो CAF, ये ट्रायंगल हमने ले लिया। अब ये वाला जो एंगल है वो I है और ये वाला एंगल जो है R है। और अपन जानते हैं कि एंगल I जो होता है और एंगल R जो होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। मतलब ये जो ट्रायंगल बना है ना CAF, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो मैं फटाफट लिख सकता हूं कि इसके सामने की साइड्स बराबर होंगी। मतलब मैं लिख सकता हूं CF इज इक्वल टू FA। लिख ही सकते हैं, CF और FA क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगे। यार अपने को तो प्रूफ करना था F और R में रिलेशन, हमने क्या प्रूफ किया? CF और FA में रिलेशन। अब एक बड़ी स्पेशल सी चीज है, लिखा जाता है इफ मिरर इज वेरी स्मॉल, या फिर कह सकते हो, ठीक है लिख दो, इफ मिरर इज वेरी स्मॉल। अगर जो मिरर है ना वो बहुत छोटा है, ध्यान से सुनना, ये अप्रोक्सीमेशन है। अगर ये मिरर बहुत छोटा होता तो मिरर को छोटा करो, करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, तो तुम्हें ऐसा दिखेगा कि A और P जो है ना वो पास में आ रहे हैं। देखो जरा, मिरर को ऐसे पकड़ो और ऐसे छोटा करो, छोटा करते जाओ करते 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 करते, तुम्हें लगेगा कि P और F पास में आ गए। तो अपन मिरर बनाएंगे तो छोटा मिरर ऐसे बनाएंगे, ये छोटा सा पोल यहाँ पे, ये पोल तो वही रहेगा, छोटा सा नहीं हो जाएगा। और ये A वाला जो पॉइंट है ना वो कुछ यहाँ पर आ जाएगा और ये वाली जो पॉइंट होगी उसको लिखेंगे अपन F। बन गया छोटा सा मिरर। इफ मिरर इज वेरी स्मॉल तो हम लिख सकते हैं F और P के बीच की डिस्टेंस और F और A की बीच की डिस्टेंस लगभग अप्रोक्सीमेटली बराबर होगी। तो इफ मिरर इज वेरी स्मॉल, दैट सिंपली मींस A इज वेरी क्लोज टू P। वो क्या है? A जो है वो पोल के काफी करीब है। तो अब लिख सकते हैं कि F से लेकर के P तक की डिस्टेंस या F से लेकर के A तक की डिस्टेंस वो दोनों इक्वल होंगे। ओके, ये इक्वेशन पकड़ा 1 और ये वाला इक्वेशन पकड़ा 2। फटाफट जरा देखो इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। A B का भाई है, B C का भाई है, A C का भाई है, हमने पढ़ रखा है मैथ्स में। यानी अपन लिख सकते हैं यहां से CF इज इक्वल टू FP। क्या प्रूफ किया? जरा ध्यान से देखो, CF और FP बराबर है, मतलब F जो है ये निकल के आया मिड पॉइंट ऑफ CP। ये क्या है? CP का मिड पॉइंट है। मतलब C से लेकर के पोल तक की डिस्टेंस क्या थी? रेडियस। और फोकस से लेकर के पोल तक के बीच की डिस्टेंस क्या थी? फोकल लेंथ। अब मैं लिख सकता हूं फोकल लेंथ इज इक्वल टू R/2। तो अगर आप ये डेफिनेशन लिखते हो कि फोकल लेंथ क्या होती है, तो रेडियस का आधा जो होता है वो फोकल लेंथ होती है। या फिर अगर फोकस की डेफिनेशन आप ऐसा लिखते हो कि जो लेंथ, फोकस इज अ पॉइंट दैट इज, या फिर कह सकते हो मिड पॉइंट ऑफ C and P इज नोन एज फोकस। मिड पॉइंट ऑफ CP इज नोन एज फोकस। अगर ये डेफिनेशन हम लिख रहे हैं तो क्या ये डेफिनेशन एग्जैक्ट है या अप्रोक्सीमेशन है? तो ये जो डेफिनेशन लिखी जाती है ना, F इज द मिड पॉइंट ऑफ CP, एक्चुअल में ये अप्रोक्सीमेशन है। ठीक है, वो अप्रोक्सीमेशन क्या लिया गया है? तो मिरर बहुत छोटा लिया गया है। ये चीज आप NCERT में भी पढ़ सकते हैं, वहां भी जो ये फॉर्मूला दिया गया है F इज इक्वल टू R/2, वहां पर उन्होंने मेंशन किया है कि वो एक छोटे मिरर के लिए ही डिफाइंड है, बड़े मिरर के लिए हम डिफाइंड इसको नहीं करते।
जब आप हायर स्टैंडर्ड्स में जाओगे तो बड़े मिरर के लिए कैसे डेफिनेशंस होती हैं वो आप कवर करोगे। ठीक है, फिलहाल इसे नोट कर लो, बता देता हूं मैं पूरा। ओके, अब क्या समझना है मुझे, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रे डायग्राम। पहले समझना होगा आपको रे डायग्राम क्यों ड्रॉ करना है, कैसे ड्रॉ करना है, क्या उसका तरीका है रे डायग्राम्स को ड्रॉ करने का, या फिर रे डायग्राम्स होते हैं क्या है। तो पहले आपको चीज बता दूं, रे डायग्राम सिर्फ स्टडी के लिए बनाया गया एक रिप्रेजेंटेशन है। देखो ऐसा कहीं नहीं होता कि एक ऑब्जेक्ट है उसे एक लाइट रे ऐसे निकल रही है, ऐसा नहीं होता है। ऑब्जेक्ट से निकलती मिलियंस ऑफ लाइट रेज हैं, लेकिन स्टडी करने के लिए हमने सिर्फ 2 लाइट रेज उठानी है। अब जैसे एक ऑब्जेक्ट है, एक बल्ब मान लो ऑन है, तो बल्ब में से खूब सारी लाइट रेज निकल रही है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइट रेज आ रही हैं। अब वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइट रेज को लेकर के हम स्टडी तो नहीं कर सकते, तो हमने एक ऐसा मेथड डेवलप किया जिसमें उस ऑब्जेक्ट से निकलने वाले सिर्फ 2 लाइट रेज हमें चाहिए, और मैं उस ऑब्जेक्ट की जो इमेज बन रही है उसकी प्रॉपर्टी का डिस्कशन कर पाऊंगा। तो ध्यान से सुनना, रे डायग्राम सिर्फ स्टडी के लिए बनाया गया है। एक ऑब्जेक्ट से 2 रेज नहीं निकलती हैं, निकलती मिलियंस ऑफ रेज हैं, लेकिन हमें क्या करना है, हमें सिर्फ एक ऑब्जेक्ट से 2 रेज निकालने हैं ताकि हमारी स्टडी सिंपल रहे। ठीक है, तो हमारा टॉपिक है रे डायग्राम। देखो रे डायग्राम बनाते कैसे हैं, क्या इंपॉर्टेंस है इसके, तो उसके कुछ स्टेप्स हैं। तो पहला स्टेप आपने पढ़ लिया। पहला स्टेप क्या है, स्टेप 1। पहला स्टेप है कि ऑब्जेक्ट से 2 रेज निकालो। निकलती इनफाइनाइट है बट हमें स्टडी के लिए सिर्फ 2 रेज लेनी है। तो पहला स्टेप है इमिट 2 लाइट रेज फ्रॉम ऑब्जेक्ट। आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट से 2 लाइट रेज निकालनी है। ठीक है, स्टेप 2। स्टेप 2 है फाइंड द पॉइंट ऑफ intersection of these 2 reflected और refracted rays। ध्यान से सुन लेना, एक बात को समझना, ये जो रे डायग्राम का तरीका सिखा रहा हूं ये रिफ्लेक्शन में भी चलेगा, रिफ्रैक्शन में भी चलेगा, कहीं पर भी लगाना आप लगा सकते हैं। ओके, स्टेप 3 क्या है, स्टेप 3 बताता है द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विल रिप्रेजेंट पोजीशन ऑफ इमेज। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विल रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ इमेज। अभी एक काम करो, इसका आप ऐसे स्क्रीनशॉट ले लो, हम इसके बारे में डिस्कशन करते हैं, 1-2 एग्जांपल्स लेकर के इसका डिस्कशन करते हैं। ठीक है, जैसे मान लो ये स्टेप्स कैसे हैं, स्टेप्स अपने दिमाग में रखना, याद कर लेना, ये स्टेप्स स्क्रीनशॉट कर लो, और अगर रहो तो वीडियो को पॉज करके आराम से कहीं एक जगह पर लिख लो, उसके बाद वीडियो को आगे प्ले करो। देखो मैं 1-2 एग्जांपल्स आपको समझाता हूं, ध्यान से सुनिएगा। मान लो ये एक ग्लॉसी टाइल्स है। ग्लॉसी टाइल्स मतलब जिसके ऊपर हमने एक अच्छा सा पॉलिशिंग सरफेस बनाया होता है, और यहां पर एक लाइट बल्ब है, एक लाइट बल्ब है, वो वहां पर ऑन है। ठीक, लाइट बल्ब है, और आप यहां पर खड़े हैं। ठीक, जब आप यहां पर खड़े हैं तो आपको दिखता क्या है, आपको दिखता है कि यहां नीचे कहीं उस लाइट का रिफ्लेक्शन बन रहा होता है, उस लाइट की नीचे इमेज बन रही होती है। जैसे यहां पर एक लाइट रखा है, मुझे ये दिख रहा है, ये नीचे इसकी इमेज है। अब इसको कैसे आप रे डायग्राम की हेल्प से समझा सकते हैं, तो देखो रे डायग्राम इसको कितना कन्वीनियंट मेथड में समझाता है। पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप है कि ऑब्जेक्ट से 2 लाइट रेज निकालनी है। चलो लाइट रेज निकाल के देखते हैं। पहली लाइट तो ऐसे सीधे निकाल दो, ये लाइट रेज ऐसे गई, यहां गिरी, तो लाइट रेज कहीं पर भी गिरेगी, सबसे पहला काम करना है नॉर्मल को तो ड्रॉ करना पड़ेगा। ये रहा ऐसे एक नॉर्मल, मैंने ड्रॉ कर लिया। अब नॉर्मल ड्रॉ किया तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना आएगा, 90? नहीं, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना आएगा, 0, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना आएगा, 0। ध्यान रहे, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हैज टू बी मेजर्ड फ्रॉम नॉर्मल, सरफेस से मेजर नहीं करते हैं।
उसका मेजरमेंट हमेशा नॉर्मल से होता है। तो ऐसे गिरी, वापस बैक टू पवेलियन, लाइट रे ऐसे निकल जाएगी। अब क्या होगा, देखो अब दूसरी लाइट चाहिए मुझे, एक लाइट तो निकल गई और दूसरी लाइट रे, ये दूसरी लाइट रे मान लो यहां पर गिरी, थोड़ा सा दूर गिराना पड़ेगा। देखो मान लो दूसरी लाइट रे ऐसे गिरी, ठीक। अब यहां पर गिरने के बाद सबसे पहला काम क्या करना है, नॉर्मल ड्रॉ करना है। तो यहां पर हमने नॉर्मल को ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब क्या होगा, लाइट ऐसे रिफ्लेक्ट होकर के यहां पर जाएगी आपके आईज तक। पहला स्टेप हो गया, एमिट 2 लाइट रेज फ्रॉम ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से 2 लाइट रेज निकाल लिया था। दूसरा स्टेप क्या था, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज 2 रिफ्लेक्टेड रेज। तो ये एक रिफ्लेक्टेड रे ऐसे ऊपर जा रही है और एक रिफ्लेक्टेड रे ऐसे जा रही है, तो ये ऐसे तो कभी नहीं कट होगी, तो उसको पीछे खींचना पड़ेगा आपको। इस वाली लाइट को पीछे खींचिए, इस वाली लाइट को पीछे खींचिए और इनका रिफ्लेक्शन का पॉइंट निकालिए। तो ये जो लाइट रह गई रिफ्लेक्टेड लाइट और ये रिफ्लेक्टेड लाइट रह गई है, उन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये आया। यहां पर ही आपको उस टाइल्स में वो बल्ब की इमेज दिखती है, ठीक है। चलिए इसे नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलो एक और ट्राई करके देखते हैं। चलो देखो, कभी कभी क्या क्या होगा, तुम लोगों ने अगर बचपन में ऐसा कभी काम किया हो तो लेंस लेकर के क्या होता है ना, ऐसा सन की लाइट रेज आती है, उसको एक पॉइंट पे फोकस करते हैं और वहां पर आग लगा देते हैं। कई बार अच्छे बच्चे ऐसा करते हैं, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया होगा। जिन्होंने नहीं किया तो ठीक है, करना चाहिए था बचपन में ऐसा स्टेप है। देखो एक तो मैं छोटी सी चीज बताता हूँ, अगर आप वो देखो जो घर में डीटीएच लगा होता है, डिश टीवी का जो एंटीना ऊपर लगा हुआ होता है, वो भी एक मिरर जैसा ही होता है, वो भी एक देखो तो कॉनकेव शेप ही होता है, ठीक है। वो भी कॉनकेव शेप होता है। वहां पर भी आने वाली जो स्काई वेव्स होती है ना, एक्चुअल में क्या होता है ना, आपका जब ट्रांसमिशन किया जाता है तो टेलीविजन के लिए क्या कहते हैं, सिग्नल भेजे जाते हैं। वो जाता है सैटेलाइट से टकरा करके, फिर तुम्हारा जो रिसीवर होता है ना, जो छत पे रिसीवर लगा होता है, उसी रिसीवर पे वो आता है। ऐसा शेप होता है रिसीवर, ठीक है, डिश एंटीना वाला। फिर यहाँ पर कुछ ऐसा पॉइंट निकला होता है, फिर यहाँ निकला होता है और यहाँ पर कुछ कुछ चीजें ब्लैक कलर का बॉक्स लगा होता है। तो एक्चुअल में क्या होता है, ये लाइट रेज मतलब ये वेव्स ऐसे आती है और वेव्स आने के बाद से ऐसे पैरेलल है, तो कहां से जाएंगी, तो फोकस से जाएंगी। तो वो एग्जैक्टली यहाँ से फोकस से पास करती है। तो सारी की सारी लाइट रेज जो है या वेव्स कह सकते हो, यहीं पर आती है, एक ही पॉइंट पर से कन्वर्ज हो जाती है। तो ऐसे तुम्हारा डिश एंटीना भी काम करता है, वो भी ऐसे रिफ्लेक्टिंग सरफेस काम करता है। आगे जाकर के पढ़ोगे इसका शेप थोड़ा अलग सा होता है, बट अभी ठीक है, आपके लिए समझ सकते हो ऐसा काम करता है। अब देखो इसमें क्या है, मान लो ऐसे लाइट रेज आ रही थी, दो मैंने लाइट रेज ली, एक ये और एक ये, दोनों लाइट रेज ऐसे यहां पर कट हो रहे हैं फोकस पे, दोनों लाइट रेज यहां फोकस पे कट हो रहे हैं, ठीक। अब देखो क्या बताया था कि मान लो यहां पर एक ऑब्जेक्ट होता, तो ऑब्जेक्ट से 2 लाइट रेज निकाला, देखो 2 लाइट रेज निकाला, दोनों लाइट रेज निकल करके उसके बाद क्या कहा, ट्रेस द पाथ ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज, जहां पर रिफ्लेक्टेड रेज जा रही है उसको देखो कहां जा रही है, एंड फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज 2 रिफ्लेक्टेड रेज। उन दोनों रिफ्लेक्टेड रेज का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो। तो ये वाली भी रिफ्लेक्टेड रे है और ये वाली भी रिफ्लेक्टेड रे है, और ये दोनों इस पॉइंट पर कट हो रहे हैं, ठीक है। अब इसी पॉइंट पे क्या बनेगा, हमारा इमेज बनेगा। अब देखो इन दोनों डायग्राम में एक डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है, इसमें जो आने वाली लाइट रेज थी वो अपने आप एक पॉइंट पे कट हो गई और वहां पर इमेज का फॉर्मेशन कर दिया, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं हुआ। यहां पर क्या हुआ, 2 लाइट रेज जो ऐसे निकल के आ रही हैं, ठीक है, वैसे टकरा कर ऐसे बिखर गई, फैल गई। अब मुझे जबरदस्ती पीछे काट के मिलाना पड़ा, ये अपने आप नहीं मिली है, यहां पर जबरदस्ती काटना पड़ा है। इस टाइप की इमेज जिसमें लाइट रेज सच में कट होती हैं, इस टाइप की इमेज को कहा जाता है रियल इमेज। और जहां पर मुझे जबरदस्ती कट कराना पड़ता है, जहां लाइट रेज सच में कट नहीं होती, जबरदस्ती कट कराना पड़ता है, उसको कहते हैं वर्चुअल इमेज। दोनों में डिफरेंस को समझना हो, आप एक प्रैक्टिकल एग्जांपल उठा करके देख सकते हैं। एक प्रोजेक्टर के बारे में सोचो, अगर कभी प्रोजेक्टर ध्यान से देखा होगा तो प्रोजेक्टर में क्या होता है, एक स्क्रीन होती है और लाइट ऐसे प्रोजेक्ट करते हैं, स्क्रीन पे ऐसे पड़ती है और वहां पर एक इमेज बनती है। अब जरा ऐसे सोचो कि मैंने उस प्रोजेक्टर को लिया और ऐसे छत के साइड, मतलब ओपन स्काई के साइड
ओपन स्काई की साइड ऐसे करके छोड़ दिया, तो आपको क्या लगेगा कि सिर्फ प्रोजेक्टर में से ऐसे एक लाइट निकल रही है जो स्काई में जाकर के फैल जा रही है, कोई इमेज आपको नहीं दिखेगी। क्यों नहीं दिखेगी? तो जो प्रोजेक्टर होता है वो एक रियल इमेज का फॉर्मेशन करता है, और उस रियल इमेज को देखने के लिए आपको स्क्रीन चाहिए। जैसे बताता हूं इसका मतलब क्या है। अगर आप यहां पर कोई ऑब्जेक्ट रखोगे ना, यहां पर कुछ ऐसा रखोगे ना, ऐसा जैसे अपना हाथ रख दो, कुछ भी रख दो, दैट हैज टू बी वर्क एज अ स्क्रीन। ऐसे हाथ रख दिया तो क्या होगा, ऐसे लाइट रेज जाएंगे और इस हाथ पर ऐसे कन्वर्ज हो जाएंगे, इसी पॉइंट पे कन्वर्ज होंगे, तो यहाँ पे एक छोटा सा स्पॉट बन जाएगा। तो ऐसे इमेज को कहा जाता है रियल इमेज, ठीक है। वर्चुअल इमेज क्या होता है, जैसे हम प्लेन मिरर में खुद को देखते हैं तो हमें लगता है कि चीजें मिरर के जस्ट पीछे हैं। मिरर में अगर देखते हो तो लगता है ना जस्ट मिरर के पीछे चीजें हैं। अब रियलिटी में वो एक स्क्रीन पे नहीं बनी है, वो वर्चुअल इमेज है। तो ध्यान रख सकते हो प्रैक्टिकली देखने के लिए कि जो चीज स्क्रीन के पीछे बने उसको कहते हैं वर्चुअल। जैसे ये देखो, ये टाइल्स की नीचे बन रही थी, ये वर्चुअल। और ऐसी चीजें जिसको किसी पर्दे पे बनाने की जरूरत पड़ती है, ऑन स्क्रीन बनाना पड़ता है, इस टाइप की इमेज को कहते हैं रियल इमेज। और ये जो वर्चुअल होती है ये बिहाइंड द सरफेस आपको मिल जाती है, सरफेस के पीछे ही आपको मिल जाता है। लेकिन रियल इमेज बनाने के लिए आपको किसी स्क्रीन की जरूरत पड़ती है। एक दो एग्जांपल्स का और डिस्कशन करके देखते हैं। जैसे मान लो एग्जांपल्स ऐसे ले सकते हो कि कोई ऐसी नई एकदम कार है और ऐसे चल के जा रही है, ठीक है, तुम ऐसे सामने खड़े हो, तो क्या होता है जब ऐसे कार चल के जा रही होती है तो अपना रिफ्लेक्शन उस कार में पीछे दिखाई देता है। अब जरा सोच के बताओ वो रियल इमेज बन रही है कि वर्चुअल इमेज बन रही है? सोचो, स्क्रीन के पीछे बन रही है, बिहाइंड द सरफेस है, स्क्रीन के पीछे है, तो वो कैसा सरफेस, कैसी इमेज बन रही होगी? वर्चुअल इमेज बन रही होगी। और जरा सोच करके देखते हैं। चलो, जब तुम मूवी थिएटर्स में मूवी देखने जाते हो तो क्या होता है, ऐसे मूवी होता है, ऐसे सामने स्क्रीन होती है और पीछे से ऐसे लाइट आ रही होती है, स्क्रीन पे पड़ती है, यानी द इमेज इज फॉर्म्ड ऑन अ स्क्रीन। तो अगर हम मूवी थिएटर में देखने गए और वहां की जो इमेज को देख रहे हैं वो स्क्रीन पे बन रही है, तो वो कौन से टाइप की इमेज होगी? रियल इमेज होगी। चलो ऐसे ही देखो, मान लो बाहुबली मूवी में क्या होता है, वो अवंतिका जो होती है ऐसे पानी में से झांक के देखती है, तो पानी में झांक के देखती है तो अपनी इमेज दिखती है। तो वो इमेज कैसी है, रियल है कि वर्चुअल है? तो फिर से सोचो, पानी के अंदर बन रही है, नीचे बन रही है, बिहाइंड द सरफेस बन रही है, मतलब किस टाइप की इमेज का फॉर्मेशन करेगी? वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन करेगी। फिर से और चलो एग्जांपल्स देखते हैं। तुम्हारी गाड़ी के जो बैक मिरर्स होते हैं जिसमें आप पीछे की चीजों को देख पाते हो, रियर व्यू मिरर्स होते हैं, उन मिरर्स में जो भी आने वाली चीजें होती है उसकी इमेज मिरर में पीछे बनती है, मिरर के भी पीछे बनती है, बिहाइंड द सरफेस बनती है। तो वो किस टाइप का इमेज हुआ? वो एक वर्चुअल इमेज हुआ। कभी आप लोग वाटर शो देखने जाओ तो वाटर शो में क्या होता है, ऐसे पानी निकल रहा होता है ऐसे, और उसके सामने से कुछ लाइट प्रोजेक्ट किए जाते हैं और पानी पे आपको बहुत शानदार से कुछ एक 2D इमेज या 3D इमेज कई जगह पर भी बना करके दिखाते हैं। तो उसमें क्या होता है, क्या हुआ, यहाँ से ऐसे लाइट निकल रही है, इधर से एक लाइट निकल रही है, यहाँ से एक लाइट निकल रही है, और मस्त एक वाटर फाउंटेन है। तो मस्त एक वाटर फाउंटेन है तो वहां पे क्या हो रहा है, ऐसे लाइट आकर कैसे प्रोजेक्ट हो रही है, ठीक है। तो जब लाइट आकर कैसे प्रोजेक्ट होती है तो वो वाटर का जो सरफेस है वो एक स्क्रीन की तरह काम करता है। पानी को ऐसे कंटिन्यूअस नीचे गिरा रहे होते हैं आप, जब पानी नीचे गिर रहा होता है तो वो वर्क करता है एज अ सरफेस। उसमें कैसे काम होता है, चलो वो भी समझ लेते हैं। बहुत छोटी सी चीज होती है, उसमें क्या होता है, जो पानी का सरफेस होता है इसे कंटिन्यूअस हम गिरा रहे होते हैं, पास पास उसके नोजल्स लगे होते हैं, पतले पतले नोजल्स होते हैं, और लाइट इसके ऊपर ऐसे लाके गिराते हैं। मींस ये एज अ स्क्रीन काम कर रही है। स्क्रीन का मतलब ये मत समझिए कि कोई पर्दा चाहिए या कुछ चाहिए, स्क्रीन का मतलब कोई सरफेस चाहिए जिसपे आपको इमेज का फॉर्मेशन किया जा सके, जिसपे हम इमेज को बना सके, उसको हम कहते हैं एज अ सरफेस। जैसे कभी प्रोजेक्टर चल रहा होता है, बीच में से क्रॉस करके चले जाओ, तो बीच में से क्रॉस करके जाओ तो जो चीज प्रोजेक्टर पे दिखनी चाहिए थी वो आपकी बॉडी पे दिखने लगती है, वो इमेज आपके बॉडी पे बनने लगता है। मतलब स्क्रीन का मतलब ऐसा नहीं समझना है कि कोई पर्दा चाहिए, स्क्रीन का मतलब एक सरफेस होना चाहिए जिस सरफेस पे इमेज की फॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, कॉनकेव मिरर का रे डायग्राम कैसे ड्रॉ किया जाता है उसके सारे केसेस को स्टडी करेंगे। चलिए, थैंक यू।